नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आखिर वो घड़ी आ गई है। कौन सी घड़ी? जब हम पी ब्लॉक को खत्म करने वाले हैं। तो बच्चों, आज पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर होने वाला है और जहां तक मुझे याद है लगभग 30 लेक्चर इस पूरे पी ब्लॉक में हमने डिलीवर कर दिए हैं। तो आज 31वां लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनर्ट गैसेस और ग्रुप 18 एलिमेंट्स, है ना। तो आई होप आपने सारे लेक्चर देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे। तो बच्चों, जैसा हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 18 डिस्कस कर रहे थे और ग्रुप 18 में इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। तो कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन काफी इंपॉर्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे जेडब्ल्यू और नीट ले लो, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। तो कंपाउंड ऑफ जिनॉन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो आज ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके बनते हैं? जिनॉन के बनते हैं। तो जिनॉन के कंपाउंड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 कैटेगरी। ठीक, पहली कैटेगरी है बच्चों जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड। जिनॉन फ्लोराइड यानी जिनॉन और फ्लोरीन के बीच, है ना। तो देखिए कौन कौन से कंपाउंड है यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। XeF2, XeF4 एंड XeF6। XeF2 जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जिनॉन फ्लोराइड में दूसरी कैटेगरी है जिनॉन ऑक्साइड। जिनॉन ऑक्साइड्स यानी जिनॉन और ऑक्सीजन के बीच जो कंपाउंड बनेगा उनको हम बोलेंगे जिनॉन ऑक्साइड। और यहां पर हम केवल एक ही कंपाउंड की स्टडी करेंगे, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड यानी XeO3। ठीक, तीसरी कैटेगरी हमारे पास है जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जब जिनॉन की रिएक्शन होगी तो वो कंपाउंड कहलाएंगे जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। यहां पर हम 3 कंपाउंड का जिक्र करेंगे, 3 नहीं 2 कंपाउंड का, XeO2F2 और दूसरा है बच्चों XeOF4। तो इसका नाम होगा जिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड और इसका नाम होगा जिनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। तो आगे मैं नाम आपको नहीं बताने वाला हूं, नाम आप यहीं से नोट कर लीजिए। जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, जिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। ठीक, तो 1 बाय 1 हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इनकी प्रिपरेशन अगर है तो उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो खास बातें हैं वो चीज पढ़ेंगे। लेकिन खासकर बच्चों स्ट्रक्चर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड। मेरा डस्टर कहां गया? मिला। ठीक है भाई, जिनॉन फ्लोराइड। तो पहली हेडिंग होगी हमारी जिनॉन और फ्लोरीन के बीच बने हुए कंपाउंड। नंबर 1 जिनॉन फ्लोराइड्स। ठीक है भाई, तो जिनॉन फ्लोराइड की सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है हमारे पास? एक F2 वाला है, एक F4 वाला है और तीसरा F6 वाला है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इनको बनाने की मेथड देखते हैं। प्रिपरेशन, तो सीधी सी बात है, प्रिपरेशन में करना क्या हमने? जिनॉन की डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन करवानी है तो हमें क्या मिल जाएगा? जिनॉन फ्लोराइड मिलेगा। लेकिन बच्चों एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी ध्यान में रखनी है, इन्हें टेम्परेचर और प्रेशर का भी ध्यान रखना है। तो कुछ टेम्परेचर यूज होता है, थोड़ा सा प्रेशर भी लगाते हैं, तभी जाके जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड बनते हैं। तो देखो Xe प्लस F2 है ना, तो यहां पे बनेगा बच्चों XeF2, सिंपल है ना। यहां पर जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है और यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है बच्चों
73 केल्विन और यहां पर होता है 1 बार। याद न रहे टेम्परेचर तो आप बस टेम्परेचर और प्रेशर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जिनोन डाइफ्लोराइड बन गया। दूसरा Xe प्लस 2F2, यहां पर जो रेशियो होता है 1:5, यानी ये एक्सेस में होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। ठीक, अगेन बनेगा हमारे पास XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड, और यहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 873 केल्विन होता है और लगभग 2 बार प्रेशर होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और तीसरा हमारे पास है जिनोन हेक्साफ्लोराइड, तो यहां पर हम लेंगे 3F2 Xe प्लस 3F2। ठीक है भाई, लगभग 573 केल्विन और 60 to 70 बार प्रेशर यूज होता है, तो हमें मिल जाएगा जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स। क्लियर। और यहां पर जो रेशियो होता है वो होता है 1:20। ये हमेशा बच्चों एक्सेस में होगा, ध्यान रखिए। क्लियर। तो हमारे पास तीनों कंपाउंड बन गए। ठीक है, अच्छा चलो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी, देखिए बच्चों, जो तीनों हमारे पास जिनोन के फ्लोराइड है, डाई, टेट्रा और हेक्सा, तीनों की तीनों सॉलिड होते हैं। कैसे सॉलिड होते हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं और कलरलेस होते हैं, बस। तो यहां पे लिखेंगे दे आर कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है भाई, क्रिस्टलिन सॉलिड्स, तो ये S, इधर भी S, जबकि ये दोनों गैस हैं, तो गैस और गैस मिलके क्या बना रही है? सॉलिड बना रही है। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो सॉलिड्स है ये सब्लिमेशन फिनोमेना शो करते हैं। सब्लिमेशन मतलब गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट, है ना। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दे सब्लाइम एट 298 केल्विन। आराम से जो है सीधे गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। अच्छा, तीसरी बात करूं मैं कि बच्चों इनके पास फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन किसी को आराम से दे सकते हैं, हेंस दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा दे आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, बस। तो प्रिपरेशन पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसको नोट करो जरा सा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है ना। चलो, जिनोन के जो कंपाउंड है उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है ना, बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग लगाओ। केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस। ठीक, देखो दो तरह का हाइड्रोलाइसिस होता है जिनोन के कंपाउंड के साथ। एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, दूसरा होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी हम यहां पर करने वाले हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखें, है ना। तो कंप्लीट में थोड़ा प्रोडक्ट अलग बनते हैं और पार्शियल में अलग बनते हैं। क्लियर। तो देखो, जब हम जिनोन डाइफ्लोराइड को H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहां पर रखो बच्चों, हाँ ठीक है, ये तो हमें मिलता है जिनोन अलग हो जाता है 2Xe किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में, और हाइड्रोजन फ्लोरीन एक साथ आ जाते हैं, तो कितना बनेगा यहां पर? 4HF प्लस ऑक्सीजन। ये देखिए, ठीक है भाई। तो ये जो HF है वो किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में, और जो O2 है वो गैस फॉर्म में। तो जिनोन यहां से अलग हो गया है। क्लियर। दूसरी रिएक्शन देखो, XeF4 प्लस H2O। यहां पर हमें दो कंपाउंड मिलते हैं,
एक तो जिनॉन अलग हो जाता है, दूसरा बच्चों हमें मिलता है जिनॉन ऑक्साइड, ठीक। और साथ में हमें HF तो मिलेगा मिलेगा प्लस O2 भी मिलेगा। देखो जिनॉन और जिनॉन ट्राइऑक्साइड, तो यहां पर हम रिएक्शन बैलेंस करने के लिखेंगे 6Xe प्लस 12H2O। तो जिनॉन कितने हैं, 6 है ना, तो यहां पर ये 2 आ गए, इधर 4 हो गए। यस, जिनॉन कंप्लीट। फ्लोराइड कितने, फ्लोरीन कितने हैं, 24, और हाइड्रोजन भी 24 है, तो 24HF हो गए। ऑक्सीजन कितने हुए, 12, तो 6 इधर हो गए और 6 इधर हो गए। यस, तो बच्चों देखो हमें क्या मिला, जिनॉन ट्राइऑक्साइड मिला और जिनॉन अलग हो गया। HF तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और रिएक्शन और देखो, XeF6 प्लस 3H2O। अगेन हमें मिलता है XeO3। अच्छा, XeO3 सॉलिड होता है ना, ये चीज ध्यान रखना, अभी आगे आ गया H3O के बारे में। तो XeO3 प्लस 6HF, और ये किस में आएगा, एक्वस। ये किस में आएगा, लिक्विड। ये किस में था, सॉलिड। चलो ये तो फिजिकल स्टेट लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे बस आपको रिएक्शन देखनी है। तो बच्चों ये जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा ना, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। आप बोलोगे कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या बनेगा, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात करता हूं तो हमेशा जिनॉन के ऑक्साइड बनेंगे और जिनॉन अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अभी आगे आएगी रिएक्शन, है ना, तो बच्चों वहां पर जिनॉन के ऑक्सोफ्लोराइड बनाएंगे, यानी ऑक्सीजन भी आएगा और फ्लोरीन भी आएगा। ये डिफरेंस है, पार्शियल में केवल ऑक्साइड बनते हैं, सॉरी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने से केवल ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से ऑक्सोफ्लोराइड बनेंगे। बस ये डिफरेंस, ठीक है, नोट करो जरा फटाफट। अब यहां पर एक चीज मैं और रिएक्शन करवाने वाला हूं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन और एनायन भी जब जिनॉन के कंपाउंड किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते तो बनाते। अब देखो कैसे बनाएंगे, XeF4 प्लस PF5। क्लियर। अब देखो होता क्या है बच्चों, यहां पर जो PF5 है वो यहां से फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, एक फ्लोरीन ले लेगा, बिकॉज दे आर वेरी गुड फ्लोरेटिंग एजेंट, तो इनसे फ्लोरीन इस तरफ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो XeF3, तो ये हो जाएगा प्लस, और PF6 ये हो जाएगा माइनस, तो कैटायन और एनायन, ठीक। दूसरा देखिए, XeF4 प्लस SbF5, ठीक है भाई। अगेन सेम टू सेम यही कहानी हो जाएगी, XeF3 प्लस SbF5 माइनस, है ना, ठीक है। फटाफट से नोट करते जाओ। और एक और हमारे पास XeF6 प्लस मेटल हैलाइड। यहां पर जो M है, M का मतलब होता है सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, और रिबोडियम, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, ठीक। तो बच्चों M हमेशा क्या करेगा, हैलोजन को दे देगा, तो हैलोजन यहां चला जाएगा और M पे आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो कैसे, M प्लस XeF7 माइनस। तो ये कुछ रिएक्शन है जिनमें कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। ध्यान रखना, मेटल के साथ कई बार रिएक्शन आती है, तो मेटल के साथ हमेशा ये जो जिनॉन है वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा और मेटल हमेशा प्लस चार्ज वाला होगा। बाकी और एजेंट के साथ जो जिनॉन है वो कैटायन बनाएगा और बाकी दूसरा एजेंट क्या बनाएगा। अच्छा ये X, ये 6 करो इसको, है ना, 5 और 4 9, ठीक है, बैलेंस कर लेना। क्लियर हो रहा है। तो बस जिनॉन के जो हमारे पास हैलाइड है वो यही रिएक्शन शो करते हैं।
तो फटाफट नोट करो, फिर मैं स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट आगे इनके स्ट्रक्चर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर पर देखो क्या पूछा जाता है। एक तो आपको पूछा जाएगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर गिनने के लिए, दूसरा पूछा जाएगा इसकी ज्योमेट्री या शेप, और तीसरा पूछा जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या शेप, या फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर गिनने के लिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं XeF2। तो बच्चों देखो कैसे बनता है, XE है ना, एक और एक, और ये F इधर और F इधर, और यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, और एक लोन पेयर यहाँ पे। देखो कितने हुए, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इतने हो गए इसके पास। अच्छा, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो 1 2 3 4 5 इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, यानी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो 5 का मतलब sp3d, बस हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? दोनों चीजें पता कर रहा हूं मैं, देखो एक तो मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर गिन लिया, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन गिन लिया। अच्छा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, लेकिन अगर आपको बनाना नहीं आता तो केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसी का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां आपको सीखना पड़ेगा, यहां बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो XeF2 इस तरह का बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लोन पेयर बॉन्ड हो गया। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो शेप में हम केवल बॉन्ड पेयर गिनते हैं, लोन पेयर नहीं गिनते। तो इसका जो शेप होगा वो बच्चों कैसा होगा, लीनियर। देखो एकदम 180 डिग्री पे है दोनों बॉन्ड पेयर, तो इट विल बी लीनियर। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए, ज्योमेट्री की बात की जाए तो देखो ये भी और ये भी तीनों गिनोगे तो तब बनेगा ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर हो रहा है? तो ज्योमेट्री और शेप में केवल बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो ज्योमेट्री में आप इस तरह से इसको भी सब काउंट करोगे। ठीक है भाई, चलो तो ये होगा XeF2 XeF4। Xe 1 2 3 4 5 6, तो 2 लोन पेयर एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, और चारों फ्लोरीन एक दूसरे से स्क्वायर बनाएंगे ऐसे करके। ये है हमारे पास XeF4 का स्ट्रक्चर। ठीक, अगेन लोन पेयर कितने हैं, 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, यहां बॉन्ड पेयर कितने थे, 2, है ना। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, यानी 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 3 5 1 6। क्लियर? अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो क्या बनेगा बच्चों, जरा बताना। ये जो जितने बॉन्ड पेयर है वो एक दूसरे से स्क्वायर बना रहे हैं, और स्क्वायर हमेशा प्लेनर की फॉर्म में होते हैं, तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। इसके शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली शेप के बारे में पूछा जाता है, ज्योमेट्री के बारे में तो कम पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूछ सकते हैं। तो तीनों चीजें मालूम चल गई, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं XeF6। Xe तो 6 तो बॉन्ड पेयर होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और एक होता है बच्चों यहां पर लोन पेयर, ध्यान रखना। तो लोन पेयर कितने हो गए, 1, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 6, ठीक है। और जो इसका जो शेप होगा होना क्या चाहिए, बॉन्ड पेयर की वजह से ऑक्टाहेड्रल, लेकिन बच्चों लोन पेयर की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड
ऑक्टाहेड्रल। कौन सा ऑक्टाहेड्रल? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना। अगर ये लोन पेयर नहीं होता, 6 के 6 बॉन्ड पेयर होते, तब ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होता। कैसा? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लोन पेयर की वजह से सारे बॉन्ड थोड़ा सा तितर बितर हो गए, तो तब क्या बना? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये तीनों के मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, फटाफट से नोट करो। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम जिनॉन के ऑक्साइड की। तो ये हो गया है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑक्साइड्स, जिनॉन ऑक्साइड। अभी जिनॉन फ्लोराइड था, दूसरा आएगा जिनॉन ऑक्साइड, जिसमें हम पढ़ेंगे XeO3 के बारे में। इसका नाम है जिनॉन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और ये एक तरह का सॉलिड होता है। और कैसा सॉलिड होता है? एक्सप्लोजिव, विस्फोटक सॉलिड होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन। तो अभी आपने जिनॉन ऑक्साइड की फॉर्मेशन पढ़ी होगी। जब हम जिनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें जिनॉन ऑक्साइड मिलता है। देखो कैसे, अभी हमने बात की थी XeF4 और यहां हमने लगा था 6FeX4 एंड 12H2O, तो हमें मिला था XeO3। एक तो जिनॉन ऑक्साइड मिला था, दूसरा हमें जिनॉन मिला था, तीसरा हमें 24HF मिले थे, और पांचवा ये मिला था। बस, तो देखो बन गया जिनॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक, दूसरा मेथड है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन करेंगे हम 3H2O से, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, है ना। तो हमें अगेन जिनॉन ऑक्साइड मिल जाएगा एक्सप्लोजिव सॉलिड की फॉर्म में, और 6HF मिल जाएगा। हो गया, परफेक्ट। तो ये रिएक्शन अभी मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे बनाया हमने? जब जिनॉन फ्लोराइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, है ना, तभी हमें जिनॉन ट्राइऑक्साइड मिला। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो यहीं पर देखो, इट इज सॉलिड एंड एक्सप्लोजिव, है ना। इट इज सॉलिड एक्सप्लोजिव, ध्यान रखना, सॉलिड एक्सप्लोजिव होता है, और एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। बात खत्म, यही है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। देखो, तो बच्चों XE ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, अगेन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और एक लोन पेयर इधर होते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर, ये एक ही बॉन्ड पेयर गिना जाएगा ना, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है। ठीक, अगर मैं सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात करूं तो टोटल कितने हैं? 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। यहां पर एक पाई बॉन्ड होता है ना, तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का हिस्सा नहीं होता है। तो 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो बच्चों जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होने वाला है? sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री या शेप का नाम क्या होगा? दिस इज पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है ना, तो पिरामिडल शेप। और किसके जैसे पिरामिडल शेप होता है? अमोनिया, बिल्कुल, अमोनिया में भी ऐसी होता है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, है ना। भैया आपने अमोनिया का शेप ऐसे देखा होगा, तो अमोनिया भी पिरामिडल होता है, sp3 होता है, 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। ये भी पिरामिडल, sp3, तो 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। तो बात एक ही है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे पास जिनॉन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो नोट करो जरा फटाफट से। अब हम बात करते हैं जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड की। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों जिनॉन
ऑक्सीफ्लोराइड, यानी ऑक्सीजन भी होगा और फ्लोरीन भी होगा लास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नंबर थर्ड, जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड। तो दो ही कंपाउंड हमारे पास है, एक है XeO2F2 और दूसरा है XeOF4। जिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। ठीक, कैसे बनेंगे सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम जिनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो अभी जो हमने हाइड्रोलाइसिस किया था वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस था, लेकिन जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमें ऑक्सोफ्लोराइड मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड। पार्शियल ध्यान रखें, है ना, कंप्लीट करेंगे तो जिनॉन ऑक्साइड मिलेंगे, पार्शियल करेंगे तो जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड मिलेंगे। देखो कैसे, XeF6 प्लस 2H2O। ठीक है, XeO2F2 प्लस कितने F बचे, 4, तो 4HF। ये देखो बन गया जिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड। दूसरा XeF6 प्लस H2O XeOF4 प्लस 2HF अगेन। तो बच्चों ये जो हाइड्रोलाइसिस है ये कैसा है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। ध्यान रखना, अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, देखो XeO3 ऐसा मिला था हमें प्लस 6HF। देखो ध्यान रखो, है ना, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, पार्शियल से ऑक्सोफ्लोराइड मिलाएंगे, कंप्लीट से जिनॉन ट्राइऑक्साइड और HF मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हाइड्रोलाइसिस के पैटर्न में भी। ठीक है, पर याद ही क्या रखना, यहां ऑक्सोफ्लोराइड, यहां ओनली ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है, तो नोट भी करते जाओ फटाफट से जरा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, बाकी और किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं XeO2 एंड F2। ठीक है, तो देखते जाओ फटाफट कैसे होता है। Xe, एक F दो F, एक O दो O और एक लोन पेयर, या दिस इज XeO2F2, ये वाला पहला वाला है ना, XeO2F2। ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, अब सबसे पहले गिनते हैं इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5, 5 इसके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो होगा sp3d। 5 ही है, 1 2 3 4 5, sp3d। ठीक, लोन पेयर कितने हैं भाई, लोन पेयर हैं केवल एक, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है। जितने ये होंगे ना एटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इसके शेप की बात करूं, तो शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो शेप कैसा बन रहा है, देखो ऐसा शेप बन रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बच्चों ये क्या, एक झूला है ना, झूला, बच्चों का झूला, ऐसा झूला झूला आपने, ऐसा वाला, ये इधर आता है, ये ऊपर जाता है, ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो जहां पर इस तरह की ज्योमेट्री बनती है, सॉरी इस तरह का शेप बनता है, उसको हम बोलते हैं सीसो। सीसो इसका शेप होगा। क्लियर दिख रहा है? चलो, तो तीनों चीजें हमने मालूम कर ली, हाइब्रिडाइजेशन भी, लोन पेयर भी, बॉन्ड पेयर भी, और इसका शेप भी। अब बात करते हैं XeOF4। तो Xe 1 2 3 4, चारों फ्लोरीन हमेशा स्क्वायर बनाएंगे,
और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक लोन पेयर। तो चलो इनको स्क्वायर से कनेक्ट करो, इस तरह से हो गया। तो अब समझ में आ रहा होगा कौन सा शेप बनने वाला है। देखो सबसे पहले तो आप लोन पेयर गिनो। लोन पेयर एक है, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सही है। sp3d2, 2 और 3 5 अधिक 6। अच्छा शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। देखो ये ऐसा बनाता है, तो लोन पेयर तो मैंने गिना नहीं है ना, तो केवल स्क्वायर और ऊपर एक छत बना, ऐसे कर दो घर के जैसे। तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल शेप। बस तो बस बच्चों जब भी स्ट्रक्चर पूछा जाएगा ना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि भाई शेप कैसा है, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलो फटाफट से नोट करो। और ये मुझे लगता है तीनों कैटेगरी के कंपाउंड मैंने खत्म कर लिए। अब लास्ट क्या बचा है, यूजेस बचा है, उसको भी फिनिश करते हैं। तो फटाफट से नोट करो, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब लास्ट हम बात करते हैं यूजेस। यूजेस में बच्चों हम लोग केवल 3 गैसेस की यूज पढ़ेंगे, हीलियम के, नियॉन के और आर्गन के। बाकी और गैसेस के यूज इतने नहीं होते हैं ना, इन गैसेस के कमर्शियल यूज ज्यादा है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। सबसे पहला है हीलियम, यूज ऑफ हीलियम या यूजेस ऑफ हीलियम, ठीक है भाई। नंबर ए, जो हीलियम होती है, देखिए बच्चों जितनी भी इनर्ट गैस है हमारे पास, वो फ्लोरेसेंट ट्यूब, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है और डिस्चार्ज ट्यूब हम जिसको बोलते हैं ना, उसमें भरने के काम आती है। और आपने मेट्रो सिटी में देखा होगा बड़े बड़े विंडो डिस्प्ले होते हैं जिनमें कुछ एडवर्टाइज लिखा होता है, तो वो रात को चमकता है। किसकी वजह से चमकता है, उसके अंदर इनर्ट गैस भरी होती है। तो हीलियम इज वन ऑफ देम। तो इट इज यूज्ड इन फिलिंग, used of filling in fluorescent tube and discharge tube for window display। तो जो एडवर्टाइज होता है वो विंडो डिस्प्ले के थ्रू होता है, तो उसमें इसको भरने के काम आता है ताकि ये चमके, है ना। दूसरा, जो हीलियम है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट का भी काम करती है, ठीक। तो कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है भाई। सी, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम होता है, तो ये कम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में भी काम आते हैं। क्रायोजेनिक एजेंट मतलब जहां हमें कम टेम्परेचर पर काम करना होता है, ठीक है। तो ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, और ये होता है बच्चों 4.2 केल्विन, यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट, क्रायो मतलब कम टेम्परेचर पर, ठीक। डी, अच्छा बलून में भरने के काम आती है, तो वो बलून जो है मौसम विभाग के ऑब्जर्वेशन में काम आता है, मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे फिलिंग इन, क्या लिख रहा हूं मैं, बलून्स फॉर मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ई,
देखिए बच्चों, आपने एक अभी एक टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, और खासकर वो हॉस्पिटल में एक मशीन, बहुत महंगी मशीन यूज होती है जिसका नाम है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। तो जनरली दिमाग का स्कैन करना होता है तो MRI करते हैं, है ना। तो जो MRI है उसके अंदर मैग्नेट यूज होते हैं, तो उन मैग्नेट को बनाने के लिए और उनको सस्टेन रखने के लिए हीलियम का यूज होता है, ठीक है। तो इन MRI, या हम आगे लिखेंगे, देखो कैसे, टू मेंटेन और प्रोड्यूस, या टू प्रोड्यूस और सस्टेन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। क्योंकि ये जो मशीन है वो मैग्नेट पर ही काम करती है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट इन MRI फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, है ना। जितनी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल में, उसमें जो MRI मशीन होती है उसके मैग्नेट को बनाए रखने के लिए कूलिंग करनी पड़ती है, और उनको बनाने में हीलियम का यूज होता है, ठीक है। और F की बात करें हम, तो जो बच्चों हीलियम है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज होती है, और कौन करता है? डीप सी डाइवर। हीलियम प्लस ऑक्सीजन यूज्ड एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन डीप सी डाइवर। जो गोताखोर होते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं कुछ खोजबीन करने के लिए, तो उनका जो सिलेंडर होता है वो हीलियम के साथ साथ ऑक्सीजन उसमें भरी, यानी ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भरी जाती है, ठीक है। तो कुछ हीलियम के ये इंपॉर्टेंट यूज थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है भाई। तो नोट करते जाओ फटाफट से बच्चों। हो गया ये, तो हीलियम के यूज हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या नाम इसका, नियॉन। तो बच्चों जो नियॉन है उसका यूज भी ये विंडो डिस्प्ले में एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए होता है। उसको हम लोग बल्ब में भरते हैं, और वो बल्ब जो है रात को चमकते रहते हैं, तो बहुत सारे बल्बों में भरी जाती है, ट्यूबलाइट्स में भरी जाती है ना। तो यही यूज है। कौन सा वाला? ये वाला। तो दूसरा है हमारे पास यूजेस ऑफ नियॉन। तो नियॉन यूज एज ए विंडो डिस्प्ले फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, ठीक है। चलो, तीसरा हमारे पास है यूजेस ऑफ आर्गन, ठीक। देखो बच्चों, आर्गन एक इनर्ट गैस है, सब लोग जानते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, अब तो बल्ब आते नहीं वैसे, लेकिन काफी आते तो हैं, लेकिन यूज कम होते हैं अब तो। हमारे पास ये LED वगैरह आ गई है, या फिर जो है हमारे पास और वो सफ़ेद बल्ब होते हैं ना, वो आ गए। तो जो हमारे पास पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जिनमें फिलामेंट यूज होता है, उनके अंदर जो है आर्गन गैस भरी जाती है, ताकि इनर्ट बिहेवियर होने की वजह से उस फिलामेंट की एज बढ़ सके, ठीक। तो पहला यूज ये आगा, यूज्ड इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। दूसरा, इनर्ट होने की वजह से, इनर्ट होने की वजह से ये मेटलर्जी प्रोसेस में काम आती है ना। तो इन मेटलर्जिक प्रोसेस टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है भाई। और तीसरा जो होता है, जो हमारे पास आर्गन है, वो बच्चों किस में काम आती है? क्या था इसमें एक और यूज, कौन था? मैं भूल रहा हूं, फटाफट से खत्म करते देते हैं इसे। हाँ हाँ, जहां पर कुछ सब्सटेंस अगर एयर की वजह से खराब होते हैं, यानी एयर हम वहां पर यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम ये इनर्ट गैस आर्गन यूज करते हैं। तो टू हैंडल एयर
सेंसिटिव मटेरियल, बस। तो यूज जनरली आपके एनसीईआरटी में ऐसा जैसे दे रखे हैं, मैंने जस्ट आपको ब्रीफ करवा दिया है ना। तो बच्चों ये था हमारे पास ग्रुप 18 नोबल गैस, और इसी के साथ पूरा के पूरा पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक मैंने खत्म कर दिया। टोटल इसके 31 लेक्चर बन चुके हैं। अगर किसी ने कोई लेक्चर मिस कर दिया है तो वो फटाफट से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से देख सकता है। और अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा डाउट क्लास भी शुरू करने वाला हूं। तो जल्दी मैं अनाउंस करूंगा कि कब डाउट क्लास होगी, तो कहां डाउट पूछने हैं ये मैं आपको बता दूंगा, और कब मैं डाउट क्लास सॉल्व करने वाला हूं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसके नोट्स बना दो, और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी आपको सॉल्व करनी है। जहां कहीं कोई दिक्कत आती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।